Hi everyone, welcome back to this channel. Welcome to the SSC CGL मेंस सीरीज़। हम पहले तो हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें जो हमारा SSC CGL मेंस आने वाला है उसके लिए हम डेली आई ट्राइड लेट मी जस्ट कंपाइल यू फॉर वंस डेली हम जो है हम प्रोग्राम लेके आए हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हम डेली, वीकली, ठीक है, फिर और मंथली भी। अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हम टू द पॉइंट के थ्रू, पहली बात तो हमने जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है उसमें हमने वीकली शेड्यूल्स बनाए हैं, डेली शेड्यूल्स बनाए हैं जिसमें कि बच्चे प्रॉपरली फॉलो करें और ऑफ ट्रैक ना हो। पहली चीज़ तो ये। उसके साथ साथ हम रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं। रिवीजन सीरीज़ हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो कि पेपर में आता है, पहली चीज़। और आफ्टर द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड एक जनरल सीरीज़ भी जिसमें कि सबका एक प्रॉपर रिवीजन हो सके। क्योंकि यार देखो, हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना क्या फ़ाइनल में काम आता है। जब फाइनल में क्वेश्चन 25 या 30 आने वाले हैं, ठीक है, और उसमें से भी इतना सारा वास्ट सिलेबस है, क्या वो क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक्स में कितना डेप्थ में जाके हमें कोई टॉपिक कवर करना है वो हमें पता होना चाहिए। उसी के लिए मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ। उसी के लिए मेरा टारगेट है कि अगले 2-2.5 महीने हम हर टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीजन करें, ठीक है। एंड फॉर आर जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? बिकॉज पहली चीज़ तो यही कि आपको शेड्यूल पता है कि कैसे कैसे चलने वाली है, डेली और वीकली। अगर उसके साथ आप ये रिवीजन सीरीज फॉलो करते हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ क्लियर कट कि आप कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होगे। पहली चीज़ तो ये, ऑफ ट्रैक नहीं होगे। दूसरी बात ये कि ऑफ ट्रैक के साथ आपका कांस्टेंट रिवीजन होता रहेगा। अगर आपने हमारा शेड्यूल फॉलो किया है और उसके बाद आपने रिविजन्स कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं, और याद होना मोर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आज का टॉपिक हम यूनियन एंड टेरिटरी शुरू करते हैं। यूनियन टेरिटरीज में से एज आई ऑलवेज से टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे, वही चीज़ें रिवाइज करेंगे जो कि क्वेश्चन में आती हैं, और आपको फ्लो पता रहेगा कि हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं वो आते हैं 1 से 4 से लेकर, जिसमें कि हम पढ़ते हैं स्टेट, हमारा यूनियन, यूनियन में क्या कॉम्प्राइज होता है, क्या टेरिटरीज होती हैं, ठीक है। हम हमारे नेशन में जो हमारा कंट्री है उसमें जब भी कभी कोई नया स्टेट लेना हो या फिर विद इन इस्टेब्लिश स्टेट से एक और स्टेट बनाना हो तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है और उससे क्वेश्चन क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का मेंशन है? नहीं है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। अब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, देयर बी शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब क्या है? अगर आपने मेरी कोई भी पहले वीडियो शेड्यूल से रिलेटेड देखी होगी तो मैं शेड्यूल हमेशा टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर से पढ़ाती हूँ, है ना, ओल्ड पीएम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो पहला होता है ना, पहला टी, वो है फर्स्ट शेड्यूल जिसमें स्टेट्स और उसकी टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप पहले एक वीडियो देखना और वो ज़रूर आपको समझ में आएगा जिसमें मैंने एक एक शेड्यूल आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है। आई ट्राई टू कि इसमें साथ साथ जितने भी शेड्यूल्स आएंगे मैं आपको बताती भी चलूँगी, ठीक है। पहला जो है वो स्टेट्स और टेरिटरी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद टेरिटरी में हम क्या कंप्राइज करते हैं, व्हाट डज टेरिटरी कंप्राइज? पहली चीज़ टेरिटरी ऑफ स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी कंप्राइज कर सकती है, मतलब कभी भी एक्वायर कर सकती है। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो हमने अभी टेरिटरी ली है वो लिमिटेड है। हो सकता है जैसे हम पहले हमारे पास सिक्किम नहीं था या दादरा नगर हवेली नहीं थी, है ना। मैं ये आपको मैप से बता दूँ कि भाई अगर मैं मैप आपको ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं थोड़ा ढंग से बना देती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको, है ना। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अगर आप मैप ड्रॉ करो तो हमारे पास हमेशा से ये मैप नहीं था। ये मैप का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला रीऑर्गेनाइजेशन है, या दादरा एंड नगर हवेली है ना, यहाँ पे जो पुडुचेरी वाला रीजन है, तो ये रीजन ना पहले से नहीं थे। अब टेरिटरीज़ में क्या क्या आता है? टेरिटरीज़ में पहले तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स आती हैं, जो इंडिविजुअल हमारे पास 28 स्टेट्स है। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं 8। उसके बाद हमारे पास टेरिटरीज जो हम आगे कंप्राइज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब
क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन ये आ सकता है कि वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, में हम क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स से। पहली बात तो ये यार, अब ना पेपर में वैसे क्वेश्चन आने लग गए हैं जैसे यूपीएससी में आते हैं, जैसे कि ओनली वन ओनली टू, ठीक है, या फिर मोर देन वन टाइप के आपको पैटर्न पूछ देगा 1 2 3 करके, और फिर आपको ABCD 4 ऑप्शन देगा, A एंड B, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन आने लगे ना, उसमें आपको इस पैटर्न में कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया जो में एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट का, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, जबकि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, US कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इंडिविजुअल स्टेट्स का एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट का मतलब क्या, कि उनका फेडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंडिविजुअल स्टेट की एक अलग मतलब प्रॉपर जो हायर रूलिंग अथॉरिटी होती है वो है, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो अलग होता है, कंप्लीट एक सेपरेट, जो बोलते हैं ना, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, ठीक है, ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन अमेरिका में ट्रू फेडरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ कि स्टेट हैज़ द राइट टू सक्सीड, मतलब स्टेट हैज़ नो राइट, हमारे इंडिविजुअल स्टेट को कोई भी हक नहीं है कि भाई कल जाके यूपी बोल दें या पंजाब बोल दें कि मैं अपने आप को इंडिविजुअल डिक्लेयर कर दूँ, तो नहीं हो सकती ये चीज़, ठीक है। एक ये हो गया। अब वाइडर एक्सप्रेशन किसका है, तो टेरिटरी ऑफ स्टेट का। मतलब क्या हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स नहीं आते, यूनियन टेरिटरी भी आती है, और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है वो आते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक ये चीज़ कि स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड दे शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। मतलब बेसिक सिंपल सी बात है कि फेडरेशन का मतलब ही है कि हमारे पास एक यूनियन होगी, उसके बाद स्टेट होगी। अब मतलब जो हमारी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, उसमें हम पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी को लेकर आ गए थे, लेकिन फेडरेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, ठीक है। ये हो गया। पहले आर्टिकल से हम यही समझते हैं। दूसरे आर्टिकल में क्या मतलब होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट को पूरा हक है कि भाई वो अपने जो इंडिविजुअल जो जैसे हमारी जो टेरिटरी है, ज़रूरी नहीं कि वो रिमेन, मतलब इट विल रिमेन द सेम। बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया में जो है वो चीज़ इंक्रीज़ हो सकती है, वो एडमिट हो सकती है, या फिर हम एक नया स्टेट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जैसे भी ज़रूरत पड़े। मतलब जैसे हमारी कोई फॉरेन टेरिटरी थी, जैसे हमने बांग्लादेश एक्सचेंज करी, या फिर हमारी जो पुडुचेरी वाली थी जो हमने बाद में ली, तो यानी कि कोई भी हमारी फॉरेन टेरिटरी हुई ना, तो वो हम इंडिया में ले सकते हैं। कल जाके हमने कोई पाकिस्तान का एरिया, या फिर कभी भी हमारा कोई वॉर होता है, हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली, तो हमारे पास वो पूरा हक है कि हम उसको इंडिया की टेरिटरी में शामिल कर लें। ये चीज़ बोलती है कि मतलब जब भी, बस एक चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 2 रिलेट्स टू जब भी हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में लाने की बात करते हैं, ये चीज़, ठीक है, जो पहले यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थी। ये चीज़ हो गई। और आर्टिकल 3 में हम क्या बात करते हैं कि हमें कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं। नया स्टेट कैसे बना सकते हैं कि हम भाई किसी एक स्टेट की टेरिटरी को काट करके नया स्टेट बना दें। फॉर एग्जांपल तेलंगाना। ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 या 3 स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना दें, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम कोई भी टेरिटरी को यूनाइट कर दे, किसी स्टेट में ले आएँ, या फिर हम अलग कर दें। जैसे उत्तराखंड को हमने अलग किया था यूपी से, है ना। पुडुचेरी में हमने 4 इंडिविजुअल चीज़ों को जोड़ करके हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दी थी, है ना। तो मतलब बेसिकली हम कोई भी एरिया को एक्सचेंज करके मतलब उनकी बाउंड्री को रीशिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन है, उसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जैसे मोर देन 1 मोर देन 2 में, कि भाई प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है जब भी आप स्टेट की बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी नया बिल इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और रिकमेंडेशन मतलब प्रेसिडेंट को वो बिल जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेचर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उस केस में उसकी स्टेट लेजिस्लेचर को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियस ही बात है ना कि होती ही नहीं है, सिर्फ 2 ही में तो है, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। ओके। ऑल्सो कि भाई जो हमारा जो अमेंडमेंट है ना इस बिल पे, मतलब कोई भी फ्रेश रेफरेंस, नो फ्रेश रेफरेंस नीड्स टू बी मेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको मेन क्वेश्चन आएगा ना, तो मेन आएगा कौन सा 22nd आर्टिकल है, कौन सा 3rd आर्टिकल है, ठीक है। और क्या यूनियन टेरिटरी में हमें रेफरेंस मेड करने की ज़रूरत है, तो नहीं, यूनियन टेरिटरी में रेफरेंस मेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब कि हम इस यूनियन को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्टेट की टेरिटरी को शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा आ गया आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि भाई जो भी आपने आर्टिकल 2 या 3 में किया, बेसिकली हमारा जो स्टेट था उसकी टेरिटरी चेंज करी, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 क्या होता है, हमारा अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ओके।
एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि मतलब ये जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 4 यही बोलता है कि कोई भी 2 और 3 वाली आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगी। लेकिन हमारा बिल हुआ था बेरीबरी यूनियन, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। बेरीबरी यूनियन केस में ये चीज़ बोली थी कि अगर हमारा कोई भी इंडियन स्टेट किसी दूसरे स्टेट को देना है, मतलब किसी भी वजह से देना हो, अगर हम उस किस इंडियन टेरिटरी को सीड कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आ जाता है। अब तक तो हम ये बोल रहे थे ना कि भाई अगर हमें स्टेट चेंज करना है कुछ भी तो वो मतलब सेकंड और थर्ड वाला अमेंडमेंट में नहीं आएगा, लेकिन बेरीबरी यूनियन में चीज़ बोली हुई है, तो बेरीबरी यूनियन केस ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि क्या अगर क्वेश्चन में आ गया कि बाउंड्री सेटलमेंट के लिए अगर हम टेरिटरी वगैरह एक्सचेंज करते हैं, सीड करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है ना, उसके साथ हमें कुछ टेरिटरीज़ का मतलब हमारे एरिया में उनकी कुछ टेरिटरी थी, उनके एरिया में हमारी, तो हमने तब ये वाली चीज़ करी थी। तो केस में ये चीज़ क्लियर हुई थी कि उस केस में जब हम मतलब बाउंड्री सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पार्ट नहीं होगा। बस अब आगे क्वेश्चन जो है वो है हमारा वेरियस कमीशंस के ऊपर। तो हमें ध्यान पता है क्या रखना है कि भाई पेपर में आ जाएगा एसके धार कमेटी, जेवीपी कमेटी, फैजल अली कमेटी किससे रिलेटेड है। पहला तो ये इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि 48 में कौन सी कमेटी हुई, दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी हुई, 53 में फजल अली कमेटी हुई। अब पहली बात तो ये कि ये हुई क्यों हुई, इसलिए कि भाई क्योंकि हमारी इंडिया इतनी डाइवर्स है तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड थी। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो उसमें इनिशियली हमेशा वो रिफ्यूज़ करती रहती थी। क्यों? क्योंकि हम यूनिटी बना के रखना चाहते थे। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में एक लीडर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ उनके फास्टिंग, ठीक है, जो सीतारामल्लू हम बोलते हैं, पुतली सीतारामल्लू, तो उनकी डेथ के बाद हमारे पास मतलब ऑब्वियसली इतने प्रोटेस्ट हुए, तो उसके बाद एज ए लिंग्विस्टिक को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो बस सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि एस के धार कमेटी जो हुई थी उसको मतलब एनालाइज करने के लिए तो उसने लिंग्विस्टिक फैक्टर को रिजेक्ट कर दिया था। फिर जेवीपी कमेटी हुई, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। फजल अली कमेटी ने लिंग्विस्टिक को या लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बेसिस मान लिया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो चीज़ें हैं, वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट किया था क्या? नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन क्या स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा जा सकता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे? हाँ, तो किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेट बना था ना वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट पे बना था 1953 में। वो अलग बात है कि आगे जाके हमारा मतलब इससे तेलंगाना में निकल लिया बिकॉज उनकी अलग एस्पिरेशन थी, उनकी अलग मतलब रिलेटिव डेप्रिवेशन ये लोग फेस कर रहे थे इसलिए, ठीक है। ओके, अब पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंस के समय जितने स्टेट्स थे क्या वो बाद में भी उतने रहे? नहीं रहे। तो देखो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अब लाइट वाला देख रहे हो ना, ये वो स्टेट्स हैं भाई जहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं और जहाँ से नए स्टेट्स फ्रेम हुए, ठीक है। अब एक बार आप ये दिमाग में बिठाना, ये वाला मैप देखे कि जो सबसे लाइट है ना वो सबसे लेटेस्ट बना है, जो सबसे डार्क हैं वो सबसे पहले बने। इतना भी दिमाग में रखोगे ना तो आपको एक फ्लो याद रहेगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद हमारा 1960 में गुजरात का फॉर्मेशन हुआ। गुजरात का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? तो बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था जिसमें कुछ जो थे वो गुजराती बोलते थे, कुछ जो मराठी बोलते थे। तो सबसे पहले 1960 में गुजरात का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो दादरा एंड नगर हवेली है 1961 में यूनियन टेरिटरी बन गई। वो अलग बाद में 2020 में उनको दमन एंड दीव में जोड़ दिया, वो है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना 61 में दमन दादरा एंड नगर हवेली जो है वो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको यूनियन टेरिटरी बना दी। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। फिर क्या हुआ हमारे पास, जो हमारा 1961 और 62 वाला रीजन है ना, उस समय जो हमारा गोवा वगैरह था वो इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, गोवा इंडिया का पार्ट बना 1962 में, लेकिन गोवा 87 में जाके स्टेट बना था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना था? तो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना था। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है ना सारे वो मैं अलग से एक साथ लेके आऊँगी, बट ये स्टेट वाले आपको अलग से ही याद रखने हैं, वो आप मिक्स मत करो कभी। कि 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारा गोवा बना था, गोवा दमन एंड दीव, और 10 से हमारा क्या बना था? दादरा एंड नगर हवेली जो है वो यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। ये हो गया।
अब जो पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यमन ये वाले जो हैं वो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे पुडुचेरी में बने थे। अब इसको याद पता है कैसे रखोगे, 14 में एक बार 4 आता है, तो ये 4 चीज़ें याद रखना है एटलीस्ट आपको। इससे 14 और वो पुडुचेरी की जो 4 इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अब दिमाग में रहेंगे कि 14 यानी कि 4 मतलब पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ठीक है। 1963, 1966 अब इसको याद पता है कैसे रखेंगे, देखो मैंने ना इवेंट हमेशा तोड़ के रखे हुए हैं, आप कभी एक साथ मत याद करो, आप ये एक एक ना ईयर डिपेंड कर लो। जैसे 1963 को आप नागालैंड से याद रखो और 66 को आप हरियाणा से याद रखो। NH1 होता है, NH11, NH41 और जो भी है, मतलब N के बाद H ध्यान रखो। और ईयर आपको अपने आप क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे मोस्टली ईयर्स ना 3-3 साल में आते हैं, 3 या फिर 6 साल, ठीक है। तो 1963 में नागालैंड हुआ था, तो 66 में हमारा हरियाणा आ गया, ठीक है। नागा हिल्स को असम से सेपरेट करके बना था बेसिकली। जब जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है ना वो मेन असम बड़ा होता था, उसी से टूट टूट कर इंडिविजुअल रीजन्स बनाए गए हैं। ये हमारा नॉर्थ रीजन वाला रीजन ऐसे आता है, ठीक है। पंजाब का जो रीजन है यहाँ से 1966 में, पहले वो पेप्सू वगैरह का पूरा जो सीन था वो चलता था ना, वो सब एलिमिनेट होकर 1966 में यहाँ से हरियाणा बन गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 1970s आ गया। अब 1970s में सबसे पहली बात तो ये कि 18th स्टेट जो है वो बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ से बना था, जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना काफ़ी ज़्यादा, जिसमें से हरियाणा वगैरह टूटे थे, हिमाचल टूटे थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि 18 स्टेट है पहली बात तो, और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो 63 हो गया, 66 हो गया, अब 71 आ गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब 72 ध्यान रखना है, मैं ईयर बता रही हूँ पहले। 75 तीन का आ गया ना क्या, 3। उसके बाद आता है 87, क्यों, इंपॉर्टेंट ईयर है 87। मैंने गोवा बताया आपको पहले, एक ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अभी पहले ये पढ़ते हैं दोनों। 72 में क्या हुआ है, 72 में हमारा मेजर रीऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी सारे स्टेट क्रिएट हुए हैं। सबसे पहला मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से स्टेट बन गए, मेघालय स्टेट बन गया, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश न्यू यूनियन टेरिटरी बन गई। अब इसको पता है कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे MTM से, ठीक है। MTM से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 हैं जो प्रॉपर हमारे स्टेट्स बने हैं, और ये तीनों नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हैं जो असम से कटे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद 75 उसमें आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम में क्या था, पहले प्रिंसली स्टेट था, बाद में प्रिंसली स्टेट में जो चोग्याल रूल था, एक चोग्याल रूल ध्यान रखना है, और उसको एलिमिनेट करके, उसको कम्प्लीटली अबॉलिश करके हमारा 22nd स्टेट बना 1975 में सिक्किम। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद 87 में 3 स्टेट बने, एक मैंने गोवा तो बता ही दिया। उसके बाद मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिज़ोरम वही है जो कि हमारा 72 जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे में न्यू यूनियन टेरिटरी बनी थी, अब वो मिज़ोरम हमारा स्टेट बन गया। तो क्या है, मिज़ोरम जब पहले यूनियन टेरिटरी बन गई, अब स्टेट ही तो बनेगा, तो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो ये हमें मैग से ध्यान रखना है, मैग से, ठीक है। तो हमने एक MTM पढ़ा है, हमने मैग पढ़ा है, हमने 3-3 साल का गैप पढ़ा है। तो 63, 66 में हमें एक इंटरवल में याद रखना है, MTM याद रखना है 72 में, 87 में मैग याद रखना है। अब वैसे ही देखो, ये हैं जो मॉडर्न, जो 2000 के बाद इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, 2000 के बाद इस्टेब्लिश हुए। तो 2000 के बाद में 3 स्टेट बने हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ बना है, हमारा उत्तराखंड बना है और झारखंड बना है। तो ये हमें याद भी ऐसे रखना है कि भाई जो सबसे बाद वाले स्टेट है ना, जो हम जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में सुनते आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से टूट कर बना है, ये वाला रीजन यहाँ से टूट कर, मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का रीजन है वो यहाँ से टूट कर बना है। वैसे उत्तराखंड में वो UP से टूटा था। इसका मेन रीज़न पता है क्या था, कि जितना ये GDP में कंट्रीब्यूट करता था ना, तो वो उतना ज़्यादा उनको, मतलब जो टैक्सेशन और जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, जिसके करके जो उत्तराखंड है वो हमेशा रिलेटिवली डिप्राइव्ड रहा है। इस करके सारी प्रोटेस्ट हुई थी और फिर इवेंचुअली 2000 में अलग स्टेट बन गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा झारखंड आपको पता ही है वो बिहार से टूट कर बना है। काफ़ी, मतलब ये तो डिस्कस्ड, बहुत बार हम चीज़ पढ़ते हैं कि भाई बिहार से ही झारखंड टूट कर बना हुआ है ना। ओके, ये हो गया, और एक उत्तराखंड हो गया। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट जो हमारा बना है, मतलब प्रॉपर एक स्टेट आंध्र प्रदेश से टूट के 29 स्टेट जो बना है वो है हमारा तेलंगाना, है ना। उसके बाद उसके बाद ही तो जब हमारा 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा 29 से 28 स्टेट्स हो गए थे, है ना, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो ये ध्यान रखना, ये याद रहेगा, ये लेटेस्ट वाला याद रहेगा, ये वाले कंफ्यूज मत होना बस, है ना।
ठीक है, ओके। ये हमारा लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन वाला था, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहले तो एक तो आप ये जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ट्राई कर लो याद करने की, बट एक सीक्वेंस ज़रूर रखो, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा किसके बाद बना, ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स हैं, मेन स्टेट्स हैं, MTM MGM, ऐसा करके याद करोगे ना, बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगी बस, ठीक है। चलो ओके, अब इसके बाद मैं ट्राई करूँगी, इसके बाद मैं वो वाला वीडियो लेके आऊँगी जो हमारा सिटीजनशिप वाला है ना। हम फ्लो में चलेंगे, रिवाइज करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आई प्रॉमिस यू, बिफोर मेंस यू विल बी सुपर रेडी और आपको पता होगा क्या पढ़ना है, ठीक है। जस्ट फॉलो दिस प्रोग्राम एंड आप ज्वाइन कर लो। हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, वो आप ज्वाइन करो, ताकि आपको पता रहे कि आपको ऑफ ट्रैक नहीं होना है और क्या कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा याद करना है, ठीक है।